नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कर्मचारियों ने एक बार फिर से हुंकार भर दी है और रविवार को प्रदेश के कई जिलों में कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। कहीं पैदल मार्च किया है, कहीं प्रदर्शन किया है, तो कहीं प्रशासन को ज्ञापन सौंपे हैं। मांग सभी की एक है कि पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। इसके साथ प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चुनाव की याद दिलाते हुए ये भी कह दिया और ये भी कहा कि बड़े आंदोलन की चेतावनी भी है। साथ में ये भी जोड़ा कि जो पार्टी उनका साथ देगी ये कर्मचारी उनके साथ ही जाएंगे। अब भिवानी की, रेवाड़ी की, फतेहाबाद की, चरखी दादरी और जींद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर के ये जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर आए और उसके बाद उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया है। ओपीएस को लागू किया जाए, यही इनकी मांग थी और साथ ही साथ उन्होंने चुनावों की भी याद सरकार को दिलाई है कि आने वाले समय में चुनाव होने हों और ऐसे में उनकी मांगों को जो मांगेगा, जो भी सरकार उनकी मांगों को मानेगी उनके साथ ही ये कर्मचारी जाएंगे। तो भिवानी में, रेवाड़ी में, फतेहाबाद में, चरखी दादरी और जींद में ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। जगह जगह पर आपने देखा कि ज्ञापन सौंपे गए हैं, विरोध किया गया है, नारेबाजी की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए ओपीएस को लेकर के किस तरीके से विरोध जताया गया। 2018 से लगातार पेंशन बहाली संघर्ष समिति प्रदेश के 2 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग करती आ रही है। 1 जून से नारनौल से हमारी पेंशन संकल्प यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर होते हुए चंडीगढ़ उसका समापन किया जाएगा और उसके बाद 1 अक्टूबर को हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के कर्मचारी दिल्ली के अंदर 1 अक्टूबर को पेंशन शंखनाद रैली करेंगे। उसके बाद जो 2024 का चुनाव आएगा उसके लिए हम वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाएंगे। जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश और प्रदेश के ऊपर राज करेगा। कर्मचारियों के एक बुढ़ापे की लाठी जो पुरानी पेंशन है, या तो वो जल्द से जल्द बहाल कर दे, वरना आगामी समय में कर्मचारियों का ये रोष आप एक अलग रूप में देखने को मिलेगा और एक सरकार को पछताना पड़ेगा और इस सरकार को सत्ता से जाना पड़ेगा। हमारी जायज मांग को आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, सरकार का जो उद्योगपतियों को, अडानी जैसे दलालों को, देश के जो गद्दार हैं उनको ये फायदा पहुंचा रहा है सरकारी कर्मचारियों की खून पसीने की कमाई को लेके। आप तो 4 पेंशन लेते हैं और कर्मचारियों का हमारी 58 साल की सेवा के बाद भी हमें बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया जा रहा है। जून में हमें नारनौल से लेकर चंडीगढ़ साइकिल यात्रा करने वाले हैं और 1 अक्टूबर को दिल्ली में सभी भारतीय एनपीएस कर्मचारी इकट्ठे होंगे। यही हमारी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से सभी एनपीएस कर्मचारियों की यही मांग है कि पुरानी पेंशन लागू करवाना एक ही मुख्य मांग है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है हमारी जीवन रेखा है और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो है पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, क्योंकि जो भी एमएलए है, मंत्री है, सभी जो है पुरानी पेंशन स्कीम ले रहे हैं, लेकिन हमें हमारा जो बुढ़ापे का सहारा है वो हमसे छीना जा रहा है। पूरे देश के अंदर जिला स्तर के ऊपर ये मुख्यालयों पर पेंशन मार्च और रोष प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इससे भी सरकार नहीं चेतती है तो हम फिर जून के अंदर पेंशन यात्रा निकालेंगे। तो कर्मचारियों की बात को आपने सुन लिया और अब आपको ग्राफिक के जरिए भी दिखाते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम दरअसल है क्या और किन जिलों में ओपीएस को किन प्रदेशों के अंदर बहाल किया गया है और नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में आखिर क्या अंतर है। देखिए, एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। पुरानी और नई पेंशन स्कीम में बड़ा अंतर है और इसीलिए देखिए कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। दोनों स्कीमों में कई फायदे और नुकसान हैं, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन ओपीएस में भुगतान सरकार के खजाने से होता है और पुरानी पेंशन स्कीम की इसीलिए बहाली की मांग हो रही है। ओपीएस में कर्मचारियों के जो वेतन है उससे कोई पैसा नहीं कटता। 20 लाख रुपए तक की जो ग्रेच्युटी की रकम है वो भी ओपीएस के तहत मिलती है। 6 महीने के बाद मिलने वाले जो डीए का प्रावधान है वो भी ओपीएस के तहत है और इसलिए इसको कर्मचारी लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब अंतर और बताते हैं आपको। ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि कर्मचारी को मिलती है। किन राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया गया है वो भी जान लीजिए। राजस्थान में लागू हो चुका है, छत्तीसगढ़ में लागू हो चुका है, पंजाब के अंदर भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है, झारखंड में और हिमाचल के अंदर भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। ये वो राज्य हैं जहां पर ओपीएस को लागू कर दिया गया है और इसीलिए
इन राज्यों का हवाला देते हुए ये जो कर्मचारी हैं वो हरियाणा में भी लामबंद हैं और उनका मानना यह है और उनका कहना यह है कि जब अन्य प्रदेशों के अंदर ओपीएस को लागू किया जा सकता है तो फिर हरियाणा में इसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के अंतर भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर मोटे तौर पर आप इसको समझेंगे तो ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के समय जो वेतन की आधी राशि है वो कर्मचारी को मिलती है, जबकि एनपीएस के तहत पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। ये एक बड़ा फर्क है ओपीएस और एनपीएस में। और आज की बड़ी बहस के सवाल है उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि पुरानी पेंशन पर जो टेंशन है वो कम कैसे होगी, क्योंकि कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जो उनकी बात को मानेगा कर्मचारी उनके साथ जाएंगे। दूसरा सवाल यह है कि चुनावी मुद्दा क्या पुरानी पेंशन स्कीम बनेगी या ये चुनावी मुद्दा बन चुका है, ये भी आज समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल यह है कि ओपीएस के बहाने कर्मचारी चुनाव की याद आखिर सरकार को क्यों दिला रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि क्या यह चुनावी मुद्दा बन चुका है। आज इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओपीएस को लेकर के लंबे समय से आप देख रहे हैं कि यह विरोध लगातार हो रहा है, लेकिन यह विरोध अब और ज्यादा उग्र होता हुआ दिख रहा है। अब इन सब के बीच में इसका जो हल है वो निकाला कैसे जाएगा, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी, आपका भी स्वागत। मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष खटाना जी, आपका भी स्वागत। रजवंत डहीनवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजवंत डहीनवाल जी, आपका भी स्वागत। और अनूप लाठर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप उप प्रधान हैं पेंशन बहाली संघर्ष समिति के। अनूप लाठर जी, आपका भी स्वागत है। अनूप जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं काफी समय से आप लोग ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं अलग अलग प्रदेशों के अंदर जहां इसको लागू किया गया, उसका हवाला देते हुए कि भाई हरियाणा के अंदर भी इसको लागू करना चाहिए। क्या डिमांड आप लोगों की है? और दूसरा एक चीज और मैं सुन रहा था कि जो आप लोगों के पक्ष में खड़ा होगा कर्मचारी उसके साथ जाएगा, ये बात भी आप लोगों ने साथ में जोड़ी है। तो ये चुनाव की याद भी आपने सरकार को दिलाई है, इसके पीछे के मायने क्या है? आपसे मैं इस पर पहला रिएक्शन चाह रहा हूँ। सर, हम आपको क्लियर स्पष्ट रूप से हरियाणा प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि 2018 से हम लगातार सड़कों पर आंदोलन कर चुके हैं, रैलियां कर चुके हैं, धरने प्रदर्शन, भूख हड़ताल कर चुके हैं। और हमारी पेंशन वाली संघर्ष समिति की सिर्फ एक ही मांग है कि हरियाणा प्रदेश के जो 2 लाख एनपीएस पीड़ित कर्मचारी हैं, उनके भविष्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी पुरानी पेंशन बहाली के लिए सिर्फ एक ही मांग है। पेंशन वाली संघर्ष समिति एक पुरानी पेंशन बहाली के लिए ही लड़ाई लड़ रही है। और हम आपको बताना चाहते हैं, जिस तरह आपने किया कि चुनाव का या उपचुनाव का आपने जिक्र किया है, हम आपको स्पष्ट बताते हैं कि पेंशन वाली संघर्ष समिति से जुड़े 2 लाख एनपीएस पीड़ित कर्मचारी और उनके परिवार, और जो 1.5 लाख हमारे पुरानी पेंशन वाले और अन्य जो कर्मचारी हैं उनके परिवार और वो कर्मचारी, और जो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके रिटायर्ड कर्मचारी संघ हैं, सभी संगठनों का सभी का हमें समर्थन प्राप्त है। और आने वाले जो किसी भी तरह के चुनाव के अंदर, आने वाला कोई भी चुनाव होगा, हम हरियाणा सरकार से, हम आपको जनता को भी आपको भी बताना चाहते हैं कि पेंशन वाली संघर्ष समिति का जो भी कर्मचारी है वो किसी भी तरह की राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करते हैं, हम उनका समर्थन करेंगे। यदि वो पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तो आगामी जो चुनाव होगा, 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2024 का विधानसभा चुनाव हो, हम उसी पार्टी की तरफ, उसी पार्टी को अपना वोट देंगे जो पुरानी पेंशन बहाली का वादा करेगा। और एक बात और बताना चाहते हैं, लेकिन अनूप जी, आपने कहा कि आप 2018 से संघर्ष कर रहे हैं कि ओपीएस को लागू किया जाए। 19 में तो चुनाव हुआ, प्रदेश के अंदर भी और लोकसभा के भी चुनाव हुए। मैं प्रदेश के लिहाज से समझना चाहता हूं, कर्मचारी उस समय किसके साथ था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब आपकी बात जो मानेगा आप उसके साथ जाएंगे। क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था या आपके संघर्ष समिति ने वोट किया था, जो आप लोगों के साथ लोग जुड़े हुए हैं? जी सर, हम आपको बताना चाहते हैं 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, हमारे हरियाणा प्रदेश के जो आज के उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं हरियाणा की सरकार के अंदर, दुष्यंत चौटाला जी ने, इनके मैनिफेस्टो में पहला पॉइंट ये था कि हमारी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे। और हरियाणा की जो बीजेपी की सरकार थी, इनके भी ओएसडी साहब से हमारे प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई थी। इन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि हम आगामी चुनाव के बाद पेंशन बहाली की तरफ उचित कदम उठाएंगे। लेकिन आज हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन सरकार है, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जिस कर्मचारियों ने
उनको अपना विश्वास पत्र मानते उनको वोट दिया था, आज वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। हम आपको स्पष्ट ये भी बताना चाहते हैं कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जब ये कह रहे थे उस समय पर कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, और आज वो कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसका मतलब तो या तो उस समय पर झूठ बोल रहे थे या अब वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपने बहुत गंभीर बात कही है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। लेकिन अभी सत्यव्रत शास्त्री जी, चुनाव नजदीक हैं और साथ में एक कर्मचारी को आप सुन रहे हैं, एक तो ओपीएस वो कह रहे हैं कि उनको चाहिए और वो आंदोलन भी करेंगे, और अगर आप लोग उसको नहीं मानते हैं तो फिर वो चुनाव के अंदर फिर उस पार्टी के साथ जाएंगे जो वो वादा करेगी कि वो ओपीएस को लागू करेगी प्रदेश के अंदर। कैसे इसका हल निकालेंगे शास्त्री जी? देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो समाज के बड़े वर्ग के बीच में और समाज का अलग अलग जो ग्रुप होते हैं उनमें एक कर्मचारियों का भी ग्रुप है, और ये ध्यान रखना चाहिए, मैं भी एक कर्मचारी रहा हूं, कि हम सब कुछ है और हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी समाज का एक वर्ग इस प्रकार की चेतावनी देता है वो व्यवहारिक धरातल पर उचित नहीं होता। हाँ, किसी भी वर्ग को ये लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मुझे कुछ न्याय चाहिए, वो अपनी बातें रखते हैं, और जब राजनीतिक निर्णयों के ऊपर जब चर्चा होती है तो उसमें कुछ चीजें, कुछ पार्टियां राजनीतिक हिसाब से नफा नुकसान का निर्णय करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि पहले भी राजनीति से ज्यादा अर्थशास्त्रियों के मंथन के बाद ये निर्णय हुआ था, उसके बाद ये निर्णय लागू हुआ था। इसके बाद यदि कोई वर्ग ये कहे कि मेरे द्वारा ही देश शासित और प्रशासित होता है तो ये उनकी भूल है। और कर्मचारी क्योंकि देश की मुख्य धारा के अंदर देश के विकास के लिए, प्रशासन के लिए दिन रात मेहनत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इससे अधिक लोग भी देश समाज के लिए काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनके प्रयासों से भी देश आगे बढ़ता है। और देश के अंदर कोई एक व्यक्ति, एक समूह, एक वर्ग ये कहे कि हम यदि माने तो ठीक, नहीं तो बाकी देश नहीं, लेकिन शास्त्री जी देखिए, अब भाई अगर आप सत्ता के अंदर हैं शास्त्री जी, तो आपको तो सबको साथ लेकर के चलना होगा ना। क्योंकि प्रदेश के अंदर अगर आपकी सरकार है तो कर्मचारी भी आपके उतने ही हैं जितने अन्य वर्ग के लोग हैं। ये कर्मचारी कहीं अलग से तो नहीं है ना। लेकिन अगर इनकी समस्या है, इसका समाधान नहीं करेंगे तो वो और क्या कहें आपसे? देखिए आयुष जी, मैं उसी बात को और स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि समाज में विभिन्न वर्ग और श्रेणियों के बीच कर्मचारी श्रेणी भी एक है, और देश की प्रशासन क्षमता को चुस्त दुरुस्त करने में, सरकार की योजनाओं को लागू करने में इस तंत्र की बड़ी भूमिका होती है। और उसके साथ कोई नाइंसाफी होती है तो वो आवाज उठाते हैं और आवाज सुनी जाती है। लेकिन मैं उस बात के लिए कह रहा हूं कि जो कहते हैं कि उन्होंने हाँ की थी या ना की थी, निर्णय पॉलिटिकल लोग करते हैं। लेकिन ये जो निर्णय था पहले भी और आज भी, यदि निर्णय होगा तो देश के अर्थशास्त्री क्या कहते हैं और उस समय वो निर्णय किस प्रकार का होगा, ये केंद्र का विषय है। हरियाणा का विषय में कह सकते हैं कि हरियाणा की सरकार से मांग है, लेकिन किसी सरकारों ने किया भी है तो वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। और जो उन्होंने घोषणा की है उसी घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए उन पार्टी के लोग ही बाकी संगठनों के साथ मिलकर, जिस प्रकार कल भूपेंद्र जी हुड्डा ने, पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया, उसका उनको जवाब जब मिला तो स्पष्ट हुआ कि आपके द्वारा जो कदम उठाया गया था तो आप उसी का विरोध कर रहे हो। इसका मतलब या तो आप पहले गलत थे या आज गलत थे। ये निर्णय पॉलिटिकल नहीं है, ये तो शास्त्री जी स्टैंड क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। कर्मचारी की मांग है, वो कह रहे हैं ओपीएस लागू करिए, आपका स्टैंड क्या है? भैया भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का स्टैंड क्या है इसके ऊपर? देखिए आयुष जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं इस बारे में। प्रदेश प्रवक्ता जो होते हैं या कोई भी पैनलिस्ट होता है वो अथॉरिटी नहीं होता, और अथॉरिटी इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है, दोनों तरफ से नहीं है। केंद्र की शासित भाजपा के सरकार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें शासन कर रही है। इसलिए केंद्र के निर्णय के आधार पर राज्य सरकारें निर्णय लेंगी, और राज्य सरकारें जिस प्रकार का निर्णय लेंगे हम उसकी जिम्मेवारी यहाँ लेते हैं। कोई भी पार्टी का प्रवक्ता कोई अथॉरिटी नहीं होता, वो केवल एक दूत की भांति वहां का संदेश। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं ना कि आप तो दूत है ना, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश के अंदर भी सरकार है, आप एक दूत हैं। अगर तो मुझे बताइए कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है, क्या सोचा है सरकार ने, कुछ तो जानकारी होगी आपके पास। इस पर आयुष जी, इस पर न तो अभी हाँ है और न अभी ना है। इस पर चिंतन मंथन बहुत से कर्मचारी संगठन नई की बात करते हैं, बहुत से कर्मचारी संगठन पुरानी की बात करते हैं। दोनों की बात सरकार के पास है,
सरकार विशेषज्ञों से बातचीत करके जो निर्णय लेगी वो सब लोग प्रेस के सामने और बाकी देश के सामने हो। ठीक है मनीष जी, क्योंकि जब भी ओपीएस की बात आती है और आप लोग ये कहते हैं कि नहीं अगर अब हमारी सरकार बनेगी तो हम दोबारा से ओपीएस को लागू कर देंगे, लेकिन फिर ये आता है कि आप लोगों ने ही प्रदेश के अंदर एनपीएस को लागू आप लोगों ने किया था। ये सवाल बार बार उठता है कांग्रेस के लिए, कैसे इसको देखेंगे और कैसे कर्मचारियों के साथ खड़े होंगे आप? देखिए आयुष जी, हुड्डा साहब ने जब भी जो बात कही उसको पूरा करके दिखाया। हुड्डा साहब की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, जैसे कि इनके मैनिफेस्टो में भी था, पहले भी जो इनका पॉइंट था, जो भी मेरे भाई बता रहे थे कि पहला पॉइंट यही था कि ये ओपीएस लागू करेंगे। इनका दूसरा पॉइंट था कि ये 5100 रुपए पेंशन करेंगे, और उसके अलावा भी इनके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें थी जिनके आधार पर इन्होंने जनता से वोट मांगी थी और बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी थी। लेकिन अपने फायदे के लिए इन्होंने सरकार बनाई, चलो अच्छी बात है, सरकार बनी, सरकार चल रही है, लेकिन उसमें कहीं भी हरियाणा की जनता का फायदा होता नहीं दिख रहा। चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा वर्ग हो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो बीजेपी और जेजेपी सरकार में इनकी किसी भी स्कीम से लाभान्वित हुआ हो। तो ये सच है कि ये बहुत ही जुमलों की पार्टी है और जुमले फेंकते हैं। जहां तक मेरे भाई कह रहे थे कि ये ओपीएस लागू करना इतना आसान नहीं है, तो जहां भी सरकारें कांग्रेस की बनी है और हमने जहां वादा करा, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो चाहे हिमाचल का हो, वहां हमने ओपीएस लागू करके दिखाया है और पहली कैबिनेट के अंदर ओपीएस लागू कराया है। और हुड्डा साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि इस बार हरियाणा में सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, ओपीएस लागू करेंगे, पेंशन 6100 करेंगे, 100 वर्ग गज के प्लाट जो इस सरकार ने बंद कर दिए गरीबों को। और नहीं, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि आप ओपीएस लागू करेंगे तो फिर ये सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई ये जो एनपीएस है उसको लागू किसने किया था? तो या तो उस समय गलती हुई थी, उस समय कर्मचारी के बारे में नहीं सोच पाए, या उस भूल को सुधार रहे हैं आप लोग, आप कह रहे हैं कि नहीं अब हम आएंगे सत्ता में तो हम दोबारा से ओपीएस को लागू कर देंगे। इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना कटाना जी। देखिए आयुष जी, ऐसा होता है, समय की मांग होती है। आज 2014 के बाद 2023 और 2024 10 साल के बाद अगर आप महंगाई का आकलन करेंगे तो महंगाई आसमान छू चुकी है। जो व्यक्ति 58 साल, जो कर्मचारी सरकार की सेवा करता है, 58 साल के बाद जब वो रिटायर होता है तो आज उसको अपना घर चलाने के लिए, अपना निर्वाह के लिए आज उसको ओपीएस की जरूरत है। क्योंकि जो महंगाई है, चाहे वो आप किसी भी उसमें लगा लें, चाहे आप उसको रसोई में लगा लें, चाहे आप अपने घर में लगा लें, चाहे आप बच्चों की पढ़ाई में लगा लें, हर चीज की जो महंगाई है आसमान छू चुकी है। तो आज ओपीएस की मांग जो है वो जायज है। ओपीएस का कांग्रेस पार्टी समर्थन करते हैं और हुड्डा साहब बिल्कुल क्लियर हैं। चलिए जैसे कटाना जी, आपकी बात से मैं ये समझा कि उस समय जिस समय आप लोगों ने यहाँ पर एनपीएस लागू किया उस समय की मांग एनपीएस थी, और अब आप कह रहे हैं कि आप समय की मांग ओपीएस है, इसलिए आप लोग ओपीएस के पक्ष में खड़े हैं। 100%। ठीक है विवेक चौधरी जी, ठीक है, अब उसके लिए हम लोग इंतजार करेंगे कि भाई जनता जाति किसके साथ है। क्लियर कर चुके हैं पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू। नहीं, ठीक है, वो तो जनता देखेगी। विवेक चौधरी जी, ये जो बात अभी यहां से उठी और अनूप लाठर जी ने कहा कि भाई देखिए आप लोग तो वादा करके आए कि ओपीएस को हम लाएंगे या ओपीएस हम लागू करेंगे, अब आप उस वादे से पीछे हट रहे हैं। कैसे कर्मचारियों को अब आप लोग संबोधित करेंगे या उनको कैसे भरोसे मिलेंगे? आयुष जी, मैं तमाम प्रवक्ताओं को सुन रहा था और सभी ने अपनी बात कहने का काम किया। लाठर साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही, पर उसमें थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। जेजेपी ने वादा किया था और जेजेपी आज भी अपने वादे पे अड़ी कि ओपीएस की सुविधाएं कर्मचारियों को दी जाएंगी, और आज भी जेजेपी उसी के ऊपर काम कर रही है। सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया था और कमेटी अपना काम कर रही है। सेंट्रल सरकार ने भी कमेटी का गठन कर दिया कि किस तरह से सभी सुविधाएं जो ओपीएस वाली थी वो एनपीएस में दी जाए। आज टेक्निकली जो बात की जा रही थी उसको समझना बहुत जरूरी है। आज सिर्फ हवा हवाई बातें कर देना और धोखा कर देना कर्मचारी साथियों के साथ ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप कह दो कि हम लागू कर देंगे सरकार में आती, ये पॉसिबल चीज नहीं है। उसी चीज को देखते हुए राजस्थान में इन्होंने लागू करने का काम किया, इन्होंने कह दिया हमने लागू कर दी, और साथ के साथ कर्मचारियों के साथ क्या मजाक करने का काम किया। ये कहते हैं कि जो एनपीएस के आपके अब तक के पैसे जमा है उनको भूल जाइए, आज से आपको ओपीएस देने का काम हम करेंगे। ये कैसा मजाक है? एनपीएस के पैसे जो जमा है उसको आप भूल जाइए, आज से हम आपको ओपीएस का लाभ देना शुरू करेंगे। जो इतने साल की इनकी गाड़ी खून पसीने की कमाई थी उसको सरकार खाने का काम करेगी। आज कहीं ना कहीं अगर आपको सेंटर से जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स लेने हैं। सेंटर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया
कि एनपीएस अगर ओपीएस कोई लागू करता है तो उसको वो सेंटर से बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो सेंटर ने भी इस चीज के लिए कमेटी बनाई है और स्टेट सरकार ने पहले ही कमेटी बना दी है और कर्मचारियों के साथ उनकी मीटिंग भी हो चुकी है और हमें यही उम्मीद है जल्दी ही पॉजिटिव रिस्पांस जो आएगा, जो रिकमेंडेशन कमेटी द्वारा की जाएगी उसका नतीजा जो आएगा वो अब आप ये कह रहे हैं कि जिन जिन राज्यों ने लागू किया है दरअसल वो एक तरीके से वहां के कर्मचारियों को धोखा दे रहे हैं, ये हो नहीं सकता, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल 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 आयुष जी, मैं अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, अभी मैं खटाना जी को सुन रहा था। खटाना जी कैसी कमाल की बात करते हैं, शादी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। खटाना जी उस टाइम शादी फ्री में हो जाती थी क्या, या पढ़ाई फ्री में हो जाती थी जिस टाइम आपने लागू की थी? आज आप लोगों को आप ये तो बताइए, ओपीएस और एनपीएस उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों कहते थे, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बारी बारी क्यों कहते थे एनपीएस लागू कीजिए, एनपीएस लागू कीजिए? उनसे बड़ा अर्थशास्त्री कौन हुआ? उन्होंने बारी बारी कहा कि एनपीएस लागू कीजिए, देश के ऊपर आर्थिक संकट है और देश के लिए बहुत जरूरी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लागू क्यों की? अगर इतनी उस टाइम, आज आप कह रहे हैं जनता की मांग है, ऐसे है वैसे, जनाब फॉर्मूला तो बताइए, आप क्यों मांग रहे हैं? राजस्थान वाले क्यों मांग रहे हैं जो एनपीएस का पैसा जमा हुआ है? क्यों कर्मचारियों को कह रहे हैं कि वो पैसा भूल जाओ? आप कहिए कि हाँ जो पैसा जिस दिन से आप नौकरी लगे हैं उस दिन से हम ओपीएस का पैसा जब आपने सरकार बनाई बीजेपी के साथ मिलकर, आप इस बात का जवाब दीजिए, आप क्यों कर्मचारियों को ठगने का काम कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि एनपीएस का पैसा सरकार को दीजिए? आप बताइए ना। का पैसा, एनपीएस का जो पैसा है, ओपीएस जो आज, ठीक है खटाना जी एक सेकंड, विवेक जी खटाना जी एक सेकंड, देखिए ठीक है, वो आपने अपने अपने राज्यों में लागू किया, वहां के कर्मचारी आपसे जवाब लेंगे और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो वहां की जनता के लिए आप जवाब दें। विवेक जी आपने कहा, जब मैंने सवाल पूछा तो विवेक जी आपने कहा कि आप आज भी इस स्टैंड पर हैं कि जननायक जनता पार्टी का स्टैंड यह है कि ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से ये संभव नहीं है तो फिर जननायक जनता पार्टी कैसे दे देगी ओपीएस का लाभ इन कर्मचारियों को? नहीं, ओपीएस का लाभ देने की बात है, कमेटी अपना काम कर रही है, किस तरह से ज्यादा लाभ, जो इनका डिफरेंस है एनपीएस में और ओपीएस में जो डिफरेंस है उसको कवर अप करने की बात है और उसी के ऊपर कमेटी काम कर रही है। आपको बीजेपी और जेजेपी के उसी के ऊपर आप अपनी बारी में बोलिएगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा। मनीष जी पहली बार डिबेट पे बैठे हैं सर, अपनी बारी में बोलिएगा। आप अपनी बारी में आप जो बात कर रहे हैं ये प्रवक्ता वाली बात नहीं कर रहे। आपको यही बता दीजिए, शादियां उस टाइम में मुफ्त में हो जाती थी, पढ़ाई उस टाइम में मुफ्त में हो जाती थी। उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को क्या हुआ था और उस टाइम आप कह रहे हैं कि उस टाइम हमने लागू कर दी, उस टाइम मनमोहन सिंह जी क्यों कहते थे कि लागू कीजिए? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा। रजवंत अहीनवाल जी, नहीं वो सवाल तो पूछा ही जाएगा इनसे। रजवंत अहीनवाल जी कैसे देखते हैं आप इसको, क्योंकि यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी बात है इसके ऊपर, कैसे इंडियन नेशनल लोकदल इसको देख रही है और क्या आपका स्टैंड है? क्या ओपीएस वाकई में आपको लग रहा है लागू होना चाहिए, या जो बातें यहाँ पर कही जा रही है कि नहीं हमने कमेटी बनाई, विचार हो रहा है एनपीएस में वो फायदे हम दे सकते हैं तो हम उस पर भी जाएंगे, कैसे देखते हैं अहीनवाल जी इसको आप? देखिए, अभी पेंशन संघर्ष समिति के प्रधान उनके तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं और उनकी ये मांग है, ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि जो हालात और परिस्थितियां जो चल रही है, कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन यापन का एक बड़ा साधन है ओपीएस, और सरकारी नौकरी अगर कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक करके आता है तो उम्मीद करता है, और ये उम्मीद इस वजह से कर रहा है कि उनको यहाँ पर इससे पहले भी मिलती थी, अगर पेंशन उनको पहले मिलती थी बाद में बंद कर दी। अब जो हमारे यहाँ पर साथी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमने लागू कर देंगे या हमने वायदा किया था, जैसे कांग्रेस की बात थी तो सेंटर में 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने ओपीएस को बंद किया था और उसको जनवरी 2006 में कांग्रेस ने यहाँ पे हरियाणा में इंप्लीमेंट कर दिया था। तो और आज कांग्रेस अगर ये कहती है कि हम दोबारा ओपीएस को लागू कर देंगे तो ये बात कहीं ना कहीं एक मजाक है, उन कर्मचारियों के साथ भी एक धोखा करने का प्रयास किया जा रहा है। या तो कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के जो नेता जिस समय उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया था वो कर्मचारियों से माफी मांगे कि भाई उस समय मेरे से गलती हो गई थी और अब मैं आपके लिए आगे प्रयास करूंगा। एक तो बात यहाँ पर होती है, दूसरा बात आती है, नहीं लेकिन अहीनवाल जी उस पर तो खटाना जी ने कहा कि वो उस वक्त की जरूरत थी और ओपीएस अब इस वक्त की जरूरत है, उस समय के जो सर्कमस्टेंसेस थे उसमें एनपीएस फायदे का था तो उन्होंने लागू कर दिया, लेकिन अब नहीं है इसलिए हम ओपीएस को लागू कर देंगे। जरूरतें बता कर नहीं कर सकता। एक मिनट,
कोई भी आदमी अगर गलती करता है तो उसको ये नहीं कह के टाल सकता कि उस समय की जरूरत ये थी, आज की जरूरत ये है। उस समय ये सत्ता में थे, सत्ता के नशे में चूर थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो उस समय बीजेपी और इनेलो का गठबंधन था, उस समय सत्ता में थे। बीजेपी की सरकार ने 2004 में लागू कर दिया था। क्या ओम प्रकाश चौटाला जी को नहीं पता था कि उस समय की जरूरत क्या है? उन्होंने हरियाणा में उस समय इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? तो कांग्रेस की सरकार आई जनवरी 2006 में, उन्होंने इसको लागू कर दिया, एनपीएस को लागू कर दिया, ओपीएस को खत्म कर दिया। और आज अगर अपने आप को ये कहते हैं कि हम कर्मचारियों के हित में, तो कर्मचारियों के हित में तो ये है नहीं। आगे पर चलते हैं, हम आ जाते हैं जेजेपी पे। जेजेपी के जो प्रवक्ता हैं साथी, वो आज ये कह रहे हैं कि हमने एनपीएस में ही ओपीएस का फायदा देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे भाई, आपको पहले वायदा करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि आप कर्मचारियों से जब क्या वायदा करके आए थे। इन्होंने तो वायदा तो बहुत कुछ किया था। आज ये जिस हिसाब से हमें कर्मचारियों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको एनपीएस में ही ओपीएस का फायदा मिलेगा, तो कर्मचारियों को कोई फायदा मिलने नहीं वाला। आप ओपीएस की बात करके आए थे तो ओपीएस को लागू आपने नहीं किया, तो आप उन कर्मचारियों से भी एक बार कहें कि भाई हम मजबूर हैं, हमें ये ठगबंधन करना पड़ा, सत्ता में रहने का हमारा लालच था, हम सत्ता हमें मिल गई, अब हम आपकी मांग तो मान नहीं सकते। एक तो इनको ये भी करना चाहिए, लेकिन ये उस भी नहीं कर रहे, कर्मचारियों को कहीं ना कहीं बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो विधायक हैं, जो आज माननीय विधायक बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, उनको पेंशन मिल रही है, तब तो सरकार पर किसी प्रकार का बोझ नहीं आ रहा। और कर्मचारी जो 30 साल 40 साल 35 साल जो सेवा कर रहे हैं, उनकी पेंशन देने में इनको दिक्कत है। अरे उनकी पेंशन देने में दिक्कत क्या आनी चाहिए? या तो आप अपने पहले जिस प्रकार उप मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ये कहे कि भाई मेरे को जो पेंशन मिलती है मैं उस पेंशन को छोड़ देता हूं, मैं भी एनपीएस के बेनिफिट ले रहा हूं। एक बार पता तो करके देखे क्या फायदा मिल रहा है। यहाँ पर बैठ के टीवी चैनल पर बैठ के इस प्रकार फायदे गिनाने से कोई फायदा नहीं होता। धरातल पर जाकर उनकी समस्याओं को सुने, तभी तो कोई समाधान करें। तो दूसरी बात आती है, एक हमारे संगठन के पदाधिकारी साथी बैठे हैं, वो यही जी भाई, उसमें तो सारे जितने ही हैं उन सबको ही छोड़ देना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज में तो बहुत सारे पूर्व विधायक हैं, बहुत सारे मौजूदा विधायक हैं, तो सबको मिलकर करना चाहिए। राजनीतिक तौर पर आज सरकार है, इंडियन नेशनल लोकदल भी है, उसमें कांग्रेस भी है, जेजेपी भी है, बीजेपी भी है। तो सोचना उनको भी चाहिए ना कि विधायकों की, सांसदों की पेंशन क्यों कंटिन्यू कर रखी है। कोई भी 5-5 बार 4-4 बार पेंशन अगर ले रहा है तो फायदा क्या हुआ उसका? एक बार सरकार बंद करे, पहल करे, सारे उसका सहयोग करेंगे। तो शुरुआत क्यों नहीं इंडियन नेशनल लोकदल कर देती है? कम से कम एक नजीर पेश कर दें। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एक बार शुरुआत तो करे सरकार शुरुआत। अच्छा नहीं, आप देखिए डेंगबाजी आप करें, सरकार शुरुआत करे। मैं कह रहा हूँ आप क्यों नहीं कर सकते शुरुआत, कि हम नहीं लेंगे पेंशन? एक मिनट, आप ऐसे नहीं करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने मीडिया के माध्यम से ये चीज कहा था कि सरकार ऐसा प्रावधान लेके आए और उनसे कहे कि भाई खत्म करें, सबसे पहले त्यागने वाला मैं बनूंगा। आप एक बार इनसे और क्या कहेंगे जाके? ऐसे ये चीज तो मलाई खा रहे हैं, बात तो यही पर तो आ रही है, ये मलाई खा रहे हैं, इनको देखना तो चाहिए। चलिए ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं तो फिर सरकार को सोचना चाहिए। और पॉलिटिकली भी जो बात आपने कही है, मुझे लगता है कि अगर ये सब लोग सोच ले, एक ही प्लेटफॉर्म पे पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, तो अपने आप ही जो कह रहे हैं ना आर्थिक तौर पर हमको समस्या हो सकती है, वो अपने आप दूर हो जाएगी। अनूप जी, ये जो बात अभी आपने कही कि देखिए इन्होंने वादा किया था, पूरा नहीं किया, और अब आप ये कह रहे हैं कि आप उसके साथ जाएंगे जो इसको लागू करने का आपके साथ वादा करेगा। एक वादा जो आप लोगों से पहले हुआ वो अभी आप कह रहे हैं पूरा हुआ नहीं, जो पार्टियां अभी वादा कर रही हैं वो पूरा करेंगी या नहीं करेंगी, कैसे इस पर आप लोग भरोसा कर पाएंगे? अनूप जी, ऐसा ना हो राजनीतिक तौर पे ठगे जाएं फिर से। जी। सबसे पहले तो ना तो आज ये मुद्दा है कि पुरानी पेंशन बंद किसने की, किसने नहीं की। आज मुद्दा है पुरानी पेंशन को दोबारा से लागू कौन करेगा। हम हरियाणा सरकार की जो आज के दिन गठबंधन सरकार है उससे बार बार मांग कर रहे हैं, सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर चुके हैं। 19 फरवरी को आपने देखा होगा पूरे हरियाणा प्रदेश का लाखों कर्मचारी पंचकुला के अंदर अपनी मांग मनवाने के लिए अपनी फरियाद लेकर हरियाणा सरकार के पास चंडीगढ़ में जा रहा था। वहाँ हरियाणा सरकार द्वारा, प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर, हमारी बहनों पर, हमारी कर्मचारी बहनों पर लाठियां बांधी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। अब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हम मांग उठाने का अधिकार है। हम अपनी मांग मनवाने के लिए फरियाद लेकर ही चंडीगढ़ पहुंचे थे। वहां हमें मांग के बदले लाठियां मिली, डंडे मिले। और हम आज भी हरियाणा सरकार से विनम्रता पूर्वक मांग कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के जो 2 लाख एनपीएस कर्मचारियों के साथ साथ एक बात और बताना चाहते हैं कि जो भविष्य में जो आज का युवा वर्ग जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहा है, जो आने वाले समय में हरियाणा सरकार की या केंद्र सरकार की जो सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहा है, उनका भी भविष्य है। ये उनके भविष्य को भी आप सोचते हुए आज आप दोबारा से पुरानी पेंशन को लागू कीजिए। हम आपका स्वागत करेंगे, पूरा कर्मचारी वर्ग आपका धन्यवाद करेगा।
इसलिए आज कह रहे हैं कि आर्थिक बोझ पड़ रहा है, या राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ में नहीं हुए। हम हरियाणा वासी आपसे मांग कर रहे हैं कि आप ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड को भी आप जवाब दे सके। शास्त्री जी जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, अभी तक तो सारे देश का ठेका अनूप लाठर जी ले रहे थे कि हम अक्टूबर में ये करेंगे, 24 में ये करेंगे। तो आप जिस संगठन से जुड़े हुए हैं ना अनूप लाठर जी, उसकी पृष्ठभूमि में जानता हूं बहुत अच्छे से। लेकिन मैं इस बात के कतई विरोध में नहीं हूं कि ये मांग गलत है और नहीं, बात नहीं करनी चाहिए। मांग भी शांतिपूर्ण ढंग से हो और प्रशासन को अपना काम और जन सामान्य की सुविधाओं में, व्यवस्थाओं में, व्यस्तताओं में कोई दिक्कत ना आए प्रदर्शन करते समय, ये भी आप सब पर निर्भर करता है। और ये इसलिए ज्यादा जिम्मेवारी पड़ जाती है कि आप वो वर्ग हैं देश और प्रदेश में जो सबसे पढ़े लिखे माने जाते हैं, जिम्मेवार माने जाते हैं और जिम्मेवारी के साथ काम करने की आपके पास दायित्व है। इसलिए जो मांग होती है और मांग के लिए जो जिस प्रकार की प्रक्रिया होती है, उसके लिए एक देश के अंदर प्रोटोकॉल है, बातचीत सब करते ही होता भी है। लेकिन इस प्रकार से जिस प्रकार की आपकी भाषा है, मुझे नहीं लगता कि आप बिना पॉलिटिकलाइज इस बात को मान रहे हैं। मैं भी सरकार से इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि सहानुभूति पूर्वक विचार करें। लेकिन आप जो घुटने के बल सरकारों को बैठाना चाहते हैं, ये आपकी भूल है। क्योंकि देश के अंदर आप समझेंगे कि कर्मचारी वर्ग के आधार पर जिन परिवारों का पालन पोषण हो रहा है, ऐसे उनसे कई गुना ऐसे परिवार है जो अभी भी अपनी जो न्यूनतम हमारी आमदनी है उसके नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उनको देखकर और जिस प्रकार से आप किसी एक उद्योगपति को लेकर बेईमानी और प्रतीक के रूप में जो आपने बयान दिया है, ये मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की अर्थव्यवस्था को, देश के लोगों को, कितने लोगों को रोजगार देने के लिए और दुनिया भर के व्यापारियों के अंदर अपनी देश की प्रतिष्ठा आगे बढ़ाने वाला एक व्यक्ति है जिसने इस देश के अंदर कर्मशील जितने लाखों लाखों लोगों को रोजगार दिया है। इस प्रकार के बेहुद्दे और गैर जिम्मेवारी शब्दों का प्रयोग आप ना करें तो ये आपके लिए अच्छा रहता है। क्योंकि हम मर्यादा के तहत बात करेंगे। लेकिन शास्त्री जी ये बताइए कि समस्या तो है, आप भी मान रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि सरकार को इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, तो ये समाधान के रास्ते पर बढ़ेगा कैसे? क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि कर्मचारी ये मन बना रहा है कि अगर आप इस पर हाँ या ना या किसी स्टैंड पे नहीं पहुंचते हैं तो दूसरी पार्टी का रुख कर सकता है। अब पॉलिटिकली भी अगर इसको हम लोग देखें तो इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए आयुष जी, एक मिनट, हम पॉलिटिकल निर्णय सुनिए भाई, वार्ता के लिए पॉलिटिकल, सुनिए भाई अनूप जी जवाब लेते हैं ना। पॉलिटिकल निर्णय अलग होते हैं और मांगे मानकर उस वर्ग को जो सहायता देनी है या उसके साथ जो अन्याय महसूस किया जा रहा है उसको न्याय कैसे महसूस है, सरकार का दायित्व बनता है। लेकिन सरकार एक वर्ग के ऊपर इतना ध्यान दे दे कि उसकी धमकी के आगे घुटने टेक दे और वो बंदूक की नोक पर सरकार को चलाना चाहे, ये किसी भी देश की स्वस्थ व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। मैं एक जिम्मेवारी के साथ इस बात को कहता हूं कि उन व्यवस्थाओं में हम भी रहे हैं और मैं रहा हूं और आगे का भी बेनिफिट हमारे पास है। लेकिन भाषा का नियंत्रण व्यक्ति को जरूर रखना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, ये न हरियाणा सरकार का प्रोटोकॉल में आता है और न हरियाणा के अंदर आता है। एक केंद्र की जो भाजपा की सरकार है उसका विषय है और केंद्रीय नेतृत्व जो है भाजपा का, वो उसका निर्णय करेंगे और उसकी प्रक्रिया जो होती है वो चल रही है। विशेषज्ञों की टीम बनना, उस पर चर्चा करना, उसके बाद में भी फिर कर्मचारियों को बुलाना, बात करना, दोनों पक्षों के बात करना, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। समय के साथ ये चीजें आगे बढ़ेंगी। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि कर्मचारियों के हित में और जो देश के हित में होगा वो काम होगा। मनीष जी, जो कि अभी इसी चर्चा में सवाल उठा और उसमें से 3 प्रदेश में देख रहा हूं, तो राजस्थान से शुरुआत हुई इसकी कि आप लोग ओपीएस को लागू कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर हो जाता है, फिर हिमाचल में सरकार बनते ही आप लोग कहते हैं कि आप ओपीएस को लागू कर दे रहे हैं। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि जब ये राज्य का विषय नहीं और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक तरीके से वहां के कर्मचारियों को भी आप लोग धोखा दे रहे हैं। फिर यहां कैसे वादा कर रहे हैं आप लोग हरियाणा के अंदर कि हमारी सरकार आने पर हम ऐसा कर देंगे? मनीष जी
देखिए आयुष जी, जो मेरे दोनों ही पार्टी के भाई जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, और उन्होंने जो भी बात करी, उन्होंने गोल मोल बात करी कि ऐसे वायदे नहीं होने चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, कर्मचारियों को बहकाना नहीं चाहिए, हमने कमेटी गठित कर दी है। आप इस सरकार से, बीजेपी जेजेपी सरकार से जब भी बात करोगे, ये आपको एक जवाब देंगे कि कमेटी गठित हो गई है, एसआईटी बना दी गई है, फलाना हो गया है, पाइपलाइन में काम चल रहा है, लेकिन धरातल पे और वास्तविकता में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। मैंने एक बात पहले बैठते ही कही और दोबारा कह रहा हूं, मैं कोई बात करता हूं, मेरे दोनों भाई, बल्कि तीसरा भाई भी 2004 पे जाके खड़ा हो जाता है। मैं 2024 की बात कर रहा हूं, ये 2004 की बात कर रहे हैं। मैंने कहा 2024 में हो सकता है पिछली सरकार में कुछ गलती, कुछ खामियां रह गई होंगी, वो खामियों का नतीजा है कि हम 2014 में और 19 में हम नहीं बना पाए। भाई एक मिनट, आपको सुना था आराम से, माफी मांगने के लिए आपको सुनो, माफी आप मांगो, माफी मांगने का दायित्व आपका है। आप कैसे है वो? बीच में मत बोलो, अगर हमने बीच में मत बोलो भाई। अभी मनीष जी का समय, ठीक है, नहीं बात, अभी मनीष जी का समय, आपने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा तो कि भाई गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हो जाती है, सरकार चला रहे, हो गई कोई मिस्टेक, ठीक है। अगर हमारे से गलती होगी तो हमें अपने परिवार में, अपने प्रदेश में माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जब हम 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 में हमें क्या देना है हरियाणा की जनता को, ये 2004 की बात करते हैं। 2024 के अंदर पहले भी कहा, पुणे और दोबारा दोहरा रहा हूं, 2024 की पहली कैबिनेट में हुड्डा साहब ओपीएस लागू करेंगे। 2024 की पहली कैबिनेट में पहले महीने से पेंशन 6100 रुपए करेंगे, 100 गज के प्लाट देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और जो इन्होंने बच्चों के वजीफे बंद करे हैं वो भी चालू करेंगे। और जितनी भी स्कीमें जो हुड्डा साहब के कार्यकाल में गरीब को, बीपीएल परिवारों को जिस तरीके से मिलती थी, वो सारी लागू करेंगे। इन्होंने जो पीपी परिवार पहचान पत्र के नाम पे, कहीं प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, पुरानी पेंशन पर रहते हैं, आपने चुनावी वादे हैं, आपके वादे हैं, आप जनता के बीच में बीजेपी और एक जेजेपी, एक बहुत झूठी पार्टी और एक जग झूठी पार्टी, दोनों इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है विवेक जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप झूठी पार्टी, आप झूठी पार्टी बता रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं विवेक जी। आयुष जी, झूठ बोलने वाले को दूसरे अपने जैसे ही लगते हैं। कांग्रेस का काम पहले दिन से झूठ बोलना रहा है। अभी यहाँ बैठ के भी मैं कमाल मानता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बातें कैसी कर रही हैं कि पीपीपी को बंद कर देंगे, प्रॉपर्टी आईडी को खत्म कर देंगे। आज यही तो दिक्कत है, जहां भी प्रदेश को आगे ले जाने की बात होती है, प्रदेश को टेक्निकली आगे ले जाने की बात होती है, उससे इनको दिक्कत होती है। आज हम ये वही लोग हैं आयुष जी, मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब हमारी सरकार ने डायरेक्ट पेमेंट किसान के खाते में पहुंचाने की बात कही तो ये कहते थे अरे बैंक में पैसे रह जाएंगे, पैसे गायब हो जाएंगे, किसान लूट जाएगा, किसान मर जाएगा, मंडी खत्म हो जाएगी, आड़त खत्म हो जाएगी। आज क्या किसान के खाते में 72 घंटे या 48 घंटे में पेमेंट नहीं जा रही? आज क्या आड़त खत्म होगी? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरकलाने का काम करते हैं। आज क्या मंडियां बंद हो गई? अच्छे से किसान की फसल भी बिक रही है, अच्छे से किसान के खाते में पेमेंट भी जा रही है और किसान बहुत खुशहाल है। आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठ के सरकार की खिलाफत करने की तो बात करते हैं। मैं अभी सुन रहा था मेरे इनेलो के प्रवक्ता साथी आयुष जी, आपने भी डिबेट में एक चीज नोट करी होगी और तमाम दर्शक जो आपके माध्यम से डिबेट को देखने का काम कर रहे हैं उन्होंने भी एक चीज नोट की होगी, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो चाहे आईएनएलडी के प्रवक्ता हो, टारगेट सभी का एक ही है, माननीय दुष्यंत चौटाला। इनको तकलीफ ही एक है कि आज दुष्यंत चौटाला जी क्यों एक प्रोग्रेसिव सोच लेके आगे चल रहे हैं, क्यों आज एक प्रोग्रेसिव सोच लेके आगे चल रहे हैं। अभी ये कह रहे थे इनेलो के प्रवक्ता साथी वायदा किया, अरे सुनने का काम कीजिए, सुनने का काम कीजिए भाई साहब, डिबेट पे बैठने से पहले पढ़ के आया कीजिए। आपने कह तो दिया, सुनी सुनाई बात कह तो दी, हम कह रहे हैं वायदा हमने जो किया था उस वायदे पे आज भी अड़ी गए। आप सुनिए, हमने ये वायदा नहीं किया था कि हम खत्म कर देंगे या ये कर देंगे, हमने ये वायदा किया था कि सभी सुविधाएं ओपीएस वाली एनपीएस के अंदर दिलवाने का काम करेंगे और उस वायदे पे आज भी अड़ी है, उस वायदे पे आज भी काम कर रहे हैं। सुनने का काम आदत, यही तो गंदी आदत आपके नेता को है, किसी की सुनी नहीं, यही गंदी आदत आपको है बीच में बोलने की। सुनना सीखिए, इसी कारण एक पे पहुंच गए,
24 में सरकार बनाने की बातें करते हैं, 0 पे पहुंच चलिए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं चर्चा आज यही समाप्त सकते। करूंगा। मेरे पास समय नहीं। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि ओपीएस उनको चाहिए और जो पार्टी उनका साथ देगी वो उसके साथ जाएंगे। अब देखना यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां और खासतौर से सत्ता में बैठी पार्टी इसका हल कैसे निकालती हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना।